Hello students, welcome in physics class. Today we will start remaining part of photoelectric effect. And in experimental study of photoelectric effect, the third effect is effect of intensity of light on photoelectric current. In this effect, we will plot graph between potential and photoelectric current. यानी तीसरा जो टॉपिक है इसके अंदर हम इफेक्ट देखेंगे इंटेंसिटी का कि किस तरह से इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर इफेक्ट डालती है। अगर हम पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं कि जिस तरह हमने इंटेंसिटी इंक्रीज की है, देखिए यहाँ तीन इंटेंसिटी है I1, I2 और I3। I1 इंटेंसिटी सबसे कम है, उससे ज्यादा I2 और सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है I3। जैसे ही हम सबसे कम इंटेंसिटी रखते हैं तो हमें करंट का जो सैचुरेशन है वो भी कम मिलता है, यानी करंट की वैल्यू भी कम मिल रही है। I2 इंटेंसिटी पर सैचुरेटेड करंट ज्यादा हो गया और I3 पर सबसे ज्यादा सैचुरेटेड करंट मिलता है। इट मींस जैसे जैसे हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। इसमें एक खास बात यह है कि इस इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा जाता है। तो ये आपका इफेक्ट हो गया इंटेंसिटी का कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल के साथ वेरी करता है और फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी सैचुरेटेड करंट जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है। फोर्थ जो आपका इफेक्ट है वो है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इस कंडीशन में क्योंकि फ्रीक्वेंसी का करंट के ऊपर इफेक्ट देखना है तो इंटेंसिटी को हमें क्या रखना पड़ेगा, इस इफेक्ट के अंदर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर हम पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में यहाँ ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि इसमें भी सैचुरेशन करंट आता है। ये जो V01, V02 और V03 है ये यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल है। जैसे जैसे आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया है वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी जहां पर करंट जीरो हो जाता है वो वैल्यू भी इंक्रीज होने लग जाती है। तो हमें यहाँ ये पता चलता है कि अगर फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाएं, देखिए ऑर्डर ν1 इज लेस देन ν2 इज लेस देन ν3, यानी सबसे बड़ा कौन है ν3 से छोटी फ्रीक्वेंसी ν2 और ν2 से छोटी सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ν1 है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाता है। इन दोनों में रिलेशन देखें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी आती है, ये हमने पहले भी पढ़ रखी है। तो काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी तीनों के बीच में क्या रिलेशन है कि काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ खींचते हैं, फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू एंड काइनेटिक एनर्जी इज डिनोटेड बाय के ई। अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो हम देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन जो ग्राफ है वो ओरिजिन यानी ओ से स्टार्ट नहीं होता है। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, आपका फ्रीक्वेंसी ν0 से स्टार्ट हो रहा है। यानी इतनी फ्रीक्वेंसी मेटल के सरफेस को देनी पड़ेगी ही पड़ेगी। यानी जब भी आप किसी मेटल के सरफेस पर लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो लाइट इंसिडेंट कराते ही उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होने नहीं लगते। क्यों? क्योंकि मेटल की कोई ना कोई क्या होती है, बेसिक नीड होती है, उसका वर्क फंक्शन होता है, उसे मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उतनी एनर्जी मिलने के बाद ही उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी जहां से मेटल का सरफेस इलेक्ट्रॉन निकालने लग जाए उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं ν0 यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। या डेफिनेशन भी हमने लिख रखी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बिलो विच नो इमिशन टेक प्लेस टू ए मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कम फ्रीक्वेंसी पर मेटल के सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो ही मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो होती है उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और लैम्डा नॉट से इसे डिनोट करते हैं। एक नोट भी है इससे रिलेट करता हुआ कि हमने दो डिफरेंट मेटल्स ले लिए
उन मेटल्स के लिए हम फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में ग्राफ खींच रहे हैं। हमने पहले ही देख रखा है कि काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में ग्राफ खींचते हैं तो स्ट्रेट लाइन आ जाती है। यहाँ पर ये ν01 और ν02 इनकी क्या है, ये है इनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग मेटल है, तो उनके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, अलग अलग होती है और वर्क फंक्शन भी उनका अलग अलग होता है। फॉर टू डिफरेंट मेटल इज ए ग्राफ, इफ ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ग्राफ इज सिमिलर, ग्राफ सेम है, स्लोप सेम है, बट ν0 एंड W0 इज डिफरेंट। आगे हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन कि फोटोन क्या होता है। द इमिशन ऑफ रेडिएशन इज नॉट कंटिन्यूअस, कि जो रेडिएशन का इमिशन होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स की फॉर्म में होता है जिनसे डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास पहुंचती है। और इन बंडल्स या जो पैकेट्स होते हैं इन्हें क्वांटा या फिर क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो द इमिशन ऑफ रेडिएशन इज नॉट कंटिन्यूअस but in the form of small bundles of definite amount of energy is called photon। जो फोटोन होती है इनकी एनर्जी जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। यहाँ कांस्टेंट आता है H। H क्या है यहाँ पर, प्लांक कांस्टेंट, और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये इस कांस्टेंट की वैल्यू न्यूमेरिकल्स में आगे काम आती है। अगर हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखें तो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है। यहाँ न्यू की जगह वैल्यू पुट कर दी सी बाय लैम्डा, तो हमें एनर्जी का एक और फॉर्मूला मिल गया, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। एच प्लांक कांस्टेंट, सी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है और लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है। यहां से रिलेशन देखें तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू के है और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा के है। तो E और न्यू में अगर ग्राफ खींचते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि तो स्ट्रेट लाइन आएगी, और E लैम्डा के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर जैसे जैसे लैम्डा इंक्रीज करेंगे E की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर हम वेवलेंथ का और फॉर्मूला बनाते हैं, तो वेवलेंथ को बाहर ले लिया और E एनर्जी को अंदर लिया है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय ई बन गया। यहाँ पर E क्या है आपके पास, एनर्जी मास रिलेशन से E इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर। E की वैल्यू पुट कर दी mc स्क्वायर, C से C कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया आपके पास H ऊपर और mc नीचे। m डॉट सी को बोलते हैं P यानी मोमेंटम, तो इस m डॉट सी की जगह P रख सकते हैं। तो लास्ट फॉर्मूला वेवलेंथ का डेवलप हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय P। तो ये वेवलेंथ का फॉर्मूला है। यहां पर हमने फोटोन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रखे हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि फोटोन जो होता है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, स्पीड होती है c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है इसका, टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, कि जो भी आपका फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी और मोमेंटम हमेशा क्या रहते हैं, कंजर्व्ड रहते हैं। इसके नंबर ऑफ फोटोन कभी भी कंजर्व्ड नहीं होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है, फोटोन आर अनअफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो फोटोन है इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। फोर्थ है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, कि फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, जीरो होता है। और लास्ट में जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक लिख रखा है ये कुछ न्यूमेरिकल्स में काम आता है, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड फ्रॉम ए सोर्स, कि कोई सोर्स है वो कितने नंबर ऑफ फोटोन निकालता है उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल टू P बाय E। यहाँ पर P पावर को और E यहाँ पर एनर्जी को डिनोट करती है। E इज इक्वल टू है आपके पास H इंटू न्यू। आगे है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखिए हमने कोई मेटल ले लिया, मेटल सरफेस है, इसके ऊपर जैसे ही हम फोटोन इंसिडेंट कराते हैं तो फोटोन एनर्जी किसको दे देता है, यहाँ पर जो मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है उनको। अब ये एनर्जी दो पार्ट में बढ़ जाती है।
एक तो वर्क फंक्शन की फॉर्म। वर्क फंक्शन क्या होता है? किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए जो मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो कुछ एनर्जी तो वर्क फंक्शन में इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम आती है और बाकी सारी एनर्जी इसको काइनेटिक एनर्जी देने के काम में आ जाती है। यानी एनर्जी ऑफ फोटोन दो पार्ट में बट गई, वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी में। यानी E एनर्जी ऑफ फोटोन, वर्क फंक्शन W नॉट और काइनेटिक एनर्जी KE मैक्सिमम। E की वैल्यू होती है H इंटू न्यू एनर्जी ऑफ फोटोन, W नॉट यानी वर्क फंक्शन होता है H इंटू न्यू नॉट और काइनेटिक एनर्जी हाफ M V मैक्सिमम स्क्वायर। ये तीनों वैल्यू जो आई है हमारे पास इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दी। E की जगह H न्यू, W नॉट की जगह H न्यू नॉट और KE की जगह हाफ M V मैक्सिमम स्क्वायर। इसे हम बोलते हैं आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसकी एक फॉर्म और भी बन सकती है, हमने पीछे एक्सपेरिमेंटल स्टडी में पढ़ रखा है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला E इंटू वी नॉट। वी नॉट यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो इस हाफ एम वी मैक्सिमम यानी काइनेटिक एनर्जी की जगह ई वी नॉट भी रख सकते हैं। तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। ये भी हमारे पास क्या है? आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। अब आगे हम यहाँ से वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं उनकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो हमने वापस ये वाली इक्वेशन काम में ले ली, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू और एच न्यू नॉट इधर गया माइनस का हो गया, दोनों में से एच यहाँ पर कॉमन ले लिया तो बच गया न्यू माइनस न्यू नॉट। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। उससे पहले हमने देखा न्यू की वैल्यू क्या है? सी बाय लैम्डा और न्यू नॉट की सी बाय लैम्डा नॉट। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सामने बच गया m इंटू वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू 2h, वैल्यू पुट करी c बाय लैम्डा माइनस c बाय लैम्डा नॉट। दोनों में से c कॉमन आ गया और m को नीचे डिवाइड कर दिया। यहां से एलसीएम आ गया लैम्डा लैम्डा नॉट और v मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है तो सामने रूट ले लिया। तो v मैक्सिमम इज इक्वल टू 2hc बाय m, लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा और नीचे आ गया लैम्डा लैम्डा नॉट। ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई जिससे फोटोन मेटल के सरफेस से बाहर निकल